नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड विंसर ईयरबुक सीरीज़, जिसमें हम पूरी विंसर ईयरबुक के नोट्स यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आज हमारा ये इस सीरीज़ का 32वां पार्ट होगा। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा करवाए गए प्रीवियस ईयर के एक पेपर को यहाँ पे कवर करेंगे। टोटल 70 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको जीएस के क्वेश्चन भी मिलेंगे, आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन भी मिलेंगे और आपको उत्तराखंड के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ये हमारा विंसर ईयरबुक का 32वां पार्ट है। अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पूरी विंसर बुक को हमने पेज बाय पेज यहाँ पे कवर किया है। इसमें आपको करंट अफेयर, जीके, उत्तराखंड जीके सभी क्वेश्चन बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स के माध्यम से देखने को मिलेंगे और विंसर आपकी यहीं पे कवर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो से आपको ये आइडिया भी हो जाएगा कि लोक सेवा आयोग के द्वारा जीएस के क्वेश्चन, उत्तराखंड के क्वेश्चन भी किस तरीके से यहाँ पर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी प्रथा का अंत किया था? तो भारत में ठगी प्रथा का अंत 1830 में हुआ था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर है विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। विलियम बेंटिक की बात करें, इसने दो मुख्य प्रथाओं को यहाँ पर खत्म किया था। पहली थी आपकी सती प्रथा, जो इसने 1829 में खत्म करी, और दूसरी थी आपकी ठगी प्रथा, जो इसने 1830 में खत्म करी। सती प्रथा इसने राजा राम मोहन राय के सहयोग से खत्म करी और ठगी प्रथा कर्नल स्लीमैन के सहयोग से खत्म करी। यहां पर हम ना केवल क्वेश्चन आंसर को देखेंगे इस क्वेश्चन से, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इनसे जुड़े हुए जितने एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सबको यहीं पे कवर कर जाएंगे, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उस क्वेश्चन को लेकर के और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो विलियम बेंटिक से हमने दो बातें करी, 1829 में सती प्रथा और 1830 में ठगी प्रथा। ठीक है, विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। इसके अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं, विलियम बेंटिक 1828 से लेकर 1835 तक गवर्नर रहा था। ठीक है, शुरुआत में यह बंगाल का गवर्नर जनरल था जब नियुक्त हुआ, और 1833 में आप जानते हैं एक्ट आता है जिसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो जब ये रिटायर हुआ 35 में, तब ये भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। ठीक है, इसको भी याद करनी है। इसके पहले जब ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना, उससे पहले ये मद्रास का गवर्नर भी रहा था। इसको लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मद्रास का गवर्नर ये 1806 में बना था, और 1806 में मद्रास में सैनिक विद्रोह होता है, जिसे हम वेल्लोर विद्रोह के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन बनता है, वेल्लोर विद्रोह कब हुआ? 1806 में, जब विलियम बेंटिक मद्रास का गवर्नर था। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। एक और चीज पूछी जाती है, विलियम बेंटिक के ही काल में जो इंग्लिश थी वो भारतीय प्रशासन की भाषा बनी थी, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के लिए जो मैकाले रिपोर्ट आई थी वो इसी के काल में आई थी और इसी ने उसको लागू करवाया था, इसको भी ध्यान करेंगे। ठीक है, चलिए एक और चीज काफी फ्रेंड पूछ रहे थे कि विंसर के आपके और कितने पार्ट्स आएंगे। देखिए, विंसर की अगर हम बात करते हैं बचे हुए पार्ट्स की, तो जो मेन पोर्शन था विंसर का, जिसके लिए हम विंसर को पढ़ते हैं, वो आपका केवल एक वीडियो और है और उसमें कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 500 पेजेस की ये बुक है, 400 पेजेस हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद एक पेपर और है प्रीवियस ईयर का, उसको हम सॉल्व करेंगे, और विंसर का जो मुख्य भाग है जिसके लिए हम विंसर को पढ़ते हैं, करंट अफेयर के लिए, लोक सेवा आयोग के प्रश्नों के लिए, वो सब आपके कवर हो जाएंगे इन 33 पार्ट्स में। जो बचा हुआ पार्ट्स है उसमें आपका वही उत्तराखंड का पोर्शन है, जिसे हम अलग अलग सीरीज में पहले ही कवर कर चुके हैं। जैसे मेलों के बारे में है, जैसे आपके प्रमुख नगरों के बारे में है, उनको भी हम कवर करेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उनको हम वन लाइनर के रूप में कवर करेंगे, जैसे हम इस सीरीज में करते हुए आए हैं। इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं उनके, लेकिन वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं है कि जो सिर्फ आपको विंसर में मिलेगा।
जो पार्ट आपको सिर्फ विंसर में मिलेगा उसके पूरे नोट्स आपके यहां पर बन चुके हैं। जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रश्नोत्तरी थी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, वो सब हम कवर कर जाएंगे। एक वीडियो इसका और आएगा, ठीक है। और इसके बाद 1 तारीख से हम उत्तराखंड की एक मिनी रिवीजन सीरीज को शुरू करेंगे, जो केवल 15 दिन की रिवीजन सीरीज होगी, जिसमें बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पूरे उत्तराखंड को 15 दिन में हम खत्म कर देंगे आपकी परीक्षा से पहले, जिससे आपका उत्तराखंड में और अच्छा स्कोर हो सके। और साथ साथ में आप जानते हैं हिंदी और जीएस की हमारी सीरीज ऑलरेडी चल रही है, तो वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगी। उत्तराखंड आपका और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। चलिए, तो एक वीडियो इंपॉर्टेंट और होगा विंसर का, उसके बाद विंसर को हम जो आपका बचा हुआ पार्ट्स है उत्तराखंड का, उसको भी जल्द कवर कर जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, भारत में किस वर्ष में सरकारी डाक सेवा की शुरुआत करी गई थी। देखिए, भारत में सरकारी डाक सेवा की शुरुआत 1854 में होती है, ठीक है। 1854 किसका काल है, तो डलहौजी का काल है। डलहौजी इस समय भारत का गवर्नर जनरल था। 1848 में बनता है, 56 तक ये भारत का गवर्नर जनरल रहता है। इसी के काल में डाक व्यवस्था की शुरुआत होती है 1854 में। इसी के काल में जो गंग नहर थी वो खोली जाती है, ठीक है। ऊपरी गंगा नहर इसी के काल में खोली जाती है, यही उसका उद्घाटन करता है 1854 में। कई बार हम पढ़ चुके हैं ऊपरी गंगा नहर कब बनी थी, 1854 में इसका उद्घाटन करता है डलहौजी, ठीक है। इसी के काल में 1853 में भारतीय रेलवे की शुरुआत होती है। जो पहली ट्रेन चली थी 1853 में आपकी मुंबई से बंबई से ठाणे के मध्य में, वो इसी के काल में चली थी, ठीक है। इसके अलावा इसी के काल में 1854 में एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है, जिसे हम वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन बनता है, वुड डिस्पैच कब आया। ये 1854 में आया और किससे संबंधित था। वुड डिस्पैच आपके शिक्षा से संबंधित था, ठीक है। नाम में वुड है, कोई व्यक्ति था जिसको इस कमीशन का अध्यक्ष बनाया था, उसके नाम पर ये वुड डिस्पैच कहलाया गया। 1854 में आया, इसका संबंध शिक्षा से था। और इस वुड डिस्पैच को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। क्वेश्चन अगर पूछेगा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, इसी को बोला जाता है, ठीक है, वुड डिस्पैच। इसी डलहौजी ने सेना का हेडक्वार्टर शिमला को बनाया था। क्वेश्चन बनता है, सेना का मुख्यालय शिमला किसने नियुक्त किया, किसने स्थापित किया, डलहौजी ने, ठीक है। डलहौजी के ही काल में पीडब्ल्यूडी विभाग, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग था, उसका गठन किया जाता है। इसी के काल में पहली बार भारतीय नागरिक सेवा, जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी, उसमें कंपटीशन की शुरुआत होती है। इसको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। डलहौजी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, डलहौजी की हेडिंग बनाकर इनको नोट्स करते हुए आप जरूर चलें, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डलहौजी को लेकर जो पूछा जाता है, इसकी जो नीति रही थी, व्यापकगत सिद्धांत, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, किसने लागू करी थी, इसी डलहौजी ने लागू करी थी, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत के अनुसार या उसके आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में हुआ था, तो वो भी पूछा जाता है सतारा का, ठीक है, 1848 में। सतारा के बाद जैतपुर, संभलपुर, बघाट, इसके अलावा उदयपुर और 1853 में झांसी को भी ब्रिटिश साम्राज्य में इसी संधि के तहत मिलाया गया था, ठीक है। 1856 में ही अवध का विलय भी यही करवाता है, कुशासन का आरोप लगाकर। इसको भी आपने याद करना है, ठीक है। और जो पेशवा था, पेशवा की पेंशन भी यही बंद करवाता है 1853 में। डलहौजी को लेकर के ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है। देखिए, जो राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम, इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। और उनकी जो पुस्तक है, उनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है आनंद मठ, इसी किताब से लिया गया है वंदे मातरम, ठीक है। जो आनंद मठ है, इसमें एक विद्रोह की जानकारी उन्होंने दी है, ठीक है। कौन से विद्रोह का उल्लेख हमें आनंद मठ में देखने को मिलता है, तो क्वेश्चन बनता है, आप आंसर करेंगे सन्यासी विद्रोह, ठीक है। जो सन्यासी विद्रोह हुआ था, मूलतः यह एक कृषक विद्रोह था, यह भी क्वेश्चन बनता है। और इस विद्रोह का उल्लेख
आनंद मठ में हमें देखने को मिलता है और माना जाता है कि इस विद्रोह का जो नारा था वो वंदे मातरम था। ठीक है, तो यहीं से हमने इसको लिया है, ये क्वेश्चन पेपर में बन जाता है। सन्यासी विद्रोह की अगर हम बात करें तो 1760-70 के दशक में ये शुरू हुआ और 90 और 1800 तक सन्यासी विद्रोह चला। ठीक है, सन्यासी विद्रोह के दमन का मुख्य श्रेय किसको जाता है? वॉरेन हेस्टिंग को जाता है। इसका नाम भी आपने याद करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? धन बहिर्गमन सिद्धांत यानी कि जो धन निकासी का सिद्धांत है, इसे किसने प्रस्तुत किया? बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। देखिए सारे लेवल अगर आप देखेंगे तो यूकेएसएससी भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। आगे आप देखेंगे आपको ऐसे और क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो धन निकासी का सिद्धांत था, इसे सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने दिया था। 1867 में इनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किताब किसकी थी? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसी किताब में इन्होंने सबसे पहले धन के बहिर्गमन सिद्धांत यानी धन निकासी के सिद्धांत की जानकारी दी थी। ठीक है, इसको याद करना है। एक और चीज, धन निकासी के सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने क्या बोला था? इसे इन्होंने अनिष्टों का अनिष्ट बोला था, यानी बुरे का भी बुरा इसको बताया था इन्होंने। इसको भी ध्यान करेंगे। एक और अर्थशास्त्री थे जो इनके सहयोगी थे, जिनका नाम था रमेश चंद्र पंत। इनका नाम भी याद करना है, आरसी पंत हम बहुत बार पढ़ते हैं। इनकी एक किताब इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये आई 1901 में और इस किताब में इन्होंने इन्हीं के सिद्धांत को, ठीक है, जो आरसी पंत थे, दादा भाई नौरोजी के सिद्धांत को यहां पर दिया था। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को लेकर के आपसे ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो जल्दी से उनको भी यहीं पे कवर कर लेते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर हो जाएगा। हेडिंग बनाइए दादा भाई नौरोजी और सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलिए। दादा भाई नौरोजी का जन्म होता है 1825 में और निधन होता है 1917 में। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्वेश्चन बनता है भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। इसके अलावा भारत का ग्लैड स्टोन भी इन्हीं को बोला जाता है। तो ये वाला नाम भी आपने याद रखना है। भारत का ग्लैड स्टोन किसको कहते हैं? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जब स्कूल में थे, तो जो इनका अंग्रेजी टीचर था एक, ठीक है, एक ब्रिटिश टीचर था, उसने दादा भाई नौरोजी को भारत की आशा बोला था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, किसे बोला गया था? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो ब्रिटिश संसद है, हाउस ऑफ कॉमन्स, उसमें निर्वाचित होने वाले एशिया के पहले व्यक्ति थे। ना सिर्फ भारत के, एशिया का पहला व्यक्ति जो ब्रिटिश संसद, कौन से वाले सदन में? हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित हुआ था। कब हुआ था? 1892 में। और कहां से हुआ था? हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, तो मध्य फिन्सबरी से ये नियुक्त हुए थे। ठीक है, वहीं से ये चुनाव जीते थे। एक और क्वेश्चन बनता है इनको लेकर के, कितनी बार दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? 3 बार। पहली बार 1886 में इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी, दूसरी बार 1893 में और तीसरी बार 1906 में। 1906 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन से स्वराज की मांग करी गई थी। इसको भी याद करेंगे। इनके 2 समाचार पत्र जो आपको याद करने हैं, पहला है राफ्त गोफ्तार, ठीक है, किसका समाचार पत्र है? दादा भाई नौरोजी। और दूसरा है इनका सत्यवादी। ये 2 समाचार पत्र थे। राफ्त गोफ्तार भी लिखा है कहीं पर, राफ्त गोफ्तार लिखा है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, और दूसरा सत्यवादी। ये दोनों समाचार पत्र गुजराती थे और दादा भाई नौरोजी के द्वारा निकाले गए थे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद करने हैं इनसे। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के बारे में पूछा है, तो कौन त्रिरत्न में शामिल है? कुछ दिन पहले ही हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनके बारे में डिटेल में बात करी थी। त्रिरत्न बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो ये हैं आपके बुद्ध, धम्म और संघ। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर जैन धर्म के त्रिरत्न पूछे होते, ये तो बौद्ध धर्म के हैं, अगर जैन धर्म के पूछे होते त्रिरत्न, तब कौन कौन आते? तब आते हैं आपके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन
और सम्यक आचरण। ठीक है, तो ज्ञान दर्शन आचरण ये किसके त्रिरत्न हैं? जैन धर्म के। बुद्ध धम्म संघ ये किसके हैं? बौद्ध धर्म के। ठीक है, और जो विनय सुत अभिधम है ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं। ठीक है, त्रिरत्न नहीं है, त्रिपिटक हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। कई बार आपसे त्रिपिटक पूछ लेता है, कई बार आपसे त्रिरत्न पूछ लेता है। ठीक है, इन तीनों पीटकों को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनता है कि किस पीटक में किसके बारे में जानकारी मिलती है। जल्दी से उसको देख लेते हैं। देखिए, जो आपका विनय पीटक है, विनय पीटक में हमें बौद्ध संघ के जो नियम हैं, जो आचार विचार हैं, यहाँ के जो चीजें यहाँ पर प्रतिबंधित हैं, यानी कि सारे नियमों का संकलन बौद्ध संघ के हमें किस में मिलता है? विनय पीटक में मिलता है। ठीक है, सुत पीटक की बात करें तो महात्मा बुद्ध के उपदेश और उनके संवादों का संकलन हमें कहां देखने को मिलता है? सुत पीटक में। यानी कि यहां पर क्या है? नियम। सुत पीटक में जो महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं, उनके जो संवाद हैं, वो सारे यहां पर देखने को मिलते हैं। और अभिधम्म में महात्मा बुद्ध के जो दार्शनिक विचार हैं वो यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो उनके आध्यात्मिक और दार्शनिक विचार हैं वो हमें अभिधम्म में देखने को मिलते हैं। ये तीनों क्वेश्चन बनते हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देता है, बताओ कि बौद्ध संघ से संबंधित नियमों का संकलन किस में मिलता है? अभिधम्म पीटक में, सुत पीटक में या विनय पीटक में? तो विनय पीटक में मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन सुत में मिलता है, उनके दार्शनिक विचारों का संकलन अभिधम्म में मिलता है। इन तीनों पीटकों में सबसे विस्तृत की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो है आपका सुत पीटक। ठीक है, और सुत पीटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी बोला जाता है। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है विनय पीटक। ठीक है, तो सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सुत पीटक का उपनाम, ये चारों बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बेगम मुमताज महल का मूल नाम क्या था? देखिए, मुमताज महल वही मुमताज महल है जिनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसका मूल नाम यहां पर पूछा गया है। ठीक है, और यहां पर जो सारी महिलाएं हैं, मुगल काल की महत्वपूर्ण महिलाएं, इनको लेकर लगातार क्वेश्चन आपसे बनते हैं, तो चारों को हम यहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट एक साथ रिवीजन सब आपका यहां पर होगा। ठीक है, आपका माइंड पूरी तरीके से खुल जाएगा, सारी चीजें आपको लिंक करके पढ़ने में बहुत मजा आएगा। देखिए, जो बेगम मुमताज महल है, अगर हम इसकी बात करते हैं, सबसे पहले ये थी कौन? तो नूरजहां का, जो नूरजहां थी। ठीक है, नूरजहां कौन थी? अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। नूरजहां की जो भाई था आसफ खान, उसकी बेटी का नाम था मुमताज महल। ठीक है, इसका मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसकी शादी होती है शाहजहां से। शाहजहां से शादी के बाद ही इसको मुमताज महल का नाम मिलता है और 1631 में इसका निधन हो जाता है। बाद में इसी की याद में शाहजहां ताजमहल का निर्माण करवाता है। ताजमहल की रूपरेखा और ताजमहल का मुख्य आर्किटेक्चर कौन था? रूपरेखा तैयार करवाई थी किसने? उस्ताद ईसा खान ने। और उसका मेन आर्किटेक्चर कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। दोनों नाम याद करेंगे। ठीक है, तो मुमताज महल का मूल नाम याद करना है अर्जुमंद बानो। कौन थी? अशरफ खान की बेटी थी, शाहजहां की पत्नी थी। ठीक है, अब दूसरी महिला गुलबदन बेगम की अगर हम बात करते हैं, ये कौन है? ये हुमायूं की बहन थी। ठीक है, यानी बाबर की बेटी थी। इसको लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो गुलबदन बेगम है, इसकी कौन सी किताब है? तो एक प्रसिद्ध किताब हुमायूं नामा। ठीक है, हुमायूं नामा किताब किसकी रचना है? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की रचना है। 2 खंडों में इसने हुमायूं नामा की रचना करी है। पहले खंड में इसने बाबर के बारे में बताया और दूसरे खंड में हुमायूं के बारे में बताया। तो इसके बारे में भी याद करेंगे। कौन थी गुलबदन बेगम? बाबर की बेटी, हुमायूं की बहन। ठीक है, जो एक और महिला है मेहरुनिसा। नूरजहां, जो हमने शुरुआत में बात करी, नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। ठीक है, मेहरुनिसा इसका मूल नाम था। इसकी शादी जहांगीर से होती है। जहांगीर इसे नूरजहां का नाम देता है। इसके पिता का नाम था गियास बेग। इसको लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। गियास बेग कौन था? नूरजहां का पिता, मेहरुनिसा का पिता, क्योंकि दोनों एक ही हैं। जहांगीर ने मेहरुनिसा को नूरजहां
और गियास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी। और इसी एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित है, जिसका निर्माण इसी नूरजहां ने करवाया था। क्वेश्चन बनता है एतमादुद्दौला का मकबरा कहां है और किसने बनवाया? आगरा में है, नूरजहां ने बनवाया। ठीक है, इसको याद करेंगे। और नूरजहां को लेकर एक और क्वेश्चन, ये तो हमने इसके पिता की बात करी। नूरजहां की जो मां थी उसका नाम था अस्मत बेगम। ठीक है, नूरजहां की मां का नाम क्या था? अस्मत बेगम। और अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज करी थी। ये तीनों क्वेश्चन बनते हैं नूरजहां को लेकर के, एतमादुद्दौला को लेकर के और अस्मत बेगम को लेकर के। ठीक है, जो चौथी महिला है यहां पर रोशन आरा, इसकी अगर हम बात करें तो ये शाहजहां की बेटी थी। ठीक है, जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य में, तो जो रोशन आरा थी इसने औरंगजेब का साथ दिया था। ठीक है, ये चाहती थी कि कैसे भी करके औरंगजेब ही राजा बने। ये दारा शिकोह के बिल्कुल खिलाफ थी और उसकी हत्या करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, तो शाहजहां की ये बेटी थी, इसको आपने ध्यान रखना है, औरंगजेब के पक्ष में थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा का पहला अध्यक्ष बहुत बार पेपर में आता है, जीवी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। पहले उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष अनंत शयनम आयंगर थे, उनका नाम भी याद करेंगे। पहली लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक था? क्योंकि पहली बैठक बहुत बार आती है, तो पहली लोकसभा आपकी 17 अप्रैल 1952 से लेकर के 4 अप्रैल 1957 तक रही थी। पहली का आपको याद करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? वर्तमान में 17th लोकसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, संविधान के कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर प्रत्यक्षतः लागू होता था? इनमें से कौन सा आर्टिकल था जो जम्मू कश्मीर पर लागू होता था, अब हटा दिया गया है? कौन सा था? आप सभी जानते हैं, आर्टिकल 370। ठीक है, दो महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A। ये दोनों जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं और इनको अब हटा दिया गया है। कब हटाया गया था? 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, किसके माध्यम से? एक विधेयक लाया गया था, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। ठीक है, ये पारित हुआ और उसके बाद लागू कब से हुआ? तो लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 से। इस अधिनियम के माध्यम से जो 35A था, 370 था, इनको खत्म किया गया। जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, लद्दाख और JNK। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन को भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा गया है? देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है। संशोधित संस्करण बोलें, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलें, किसको बोला जाता है? मिनी संविधान। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान बोला जाता है। कब हुआ था ये 42वां संविधान संशोधन? 1976 में हुआ था। ठीक है, देखिए अभी हम हिस्ट्री के बारे में डिटेल में बात कर रहे थे, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन पे आ गए। अभी हम कंप्यूटर पे भी जाएंगे, भूगोल पे भी आएंगे, उत्तराखंड पे भी आएंगे, तो सभी का एक साथ रिवीजन भी आपका हो जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से। अगर हम बात करें जो ये 42वां संशोधन था जो 1976 में हुआ, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी कि जो यहां से क्वेश्चन आपके इतने सारे बनते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात, संविधान में जो प्रस्तावना थी उसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता एवं अखंडता। इन तीनों को प्रस्तावना में इसी संशोधन के तहत जोड़ा गया 1976 में। दूसरा महत्वपूर्ण काम जो यहां पर किया गया, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, जो आर्टिकल 51 क है और भाग क है, भाग 4 क, यहां पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। तीसरा इंपॉर्टेंट काम जो यहां पर किया गया कि नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर उनकी सर्वोच्चता सुनिश्चित कर दी गई। यानी कि जो मूल अधिकार हैं उनके ऊपर अब कौन माने जाएंगे? नीति निदेशक तत्व। ये हुआ। चौथा जो काम यहां पर हुआ इस अधिनियम, ये संशोधन के तहत, कि संविधान को न्यायिक पुनरीक्षण से मुक्त कर दिया गया।
पांचवा जो इंपॉर्टेंट काम हुआ कि लोकसभा और सारे राज्यों की विधानसभाओं का जो कार्यकाल 5 वर्ष का था उसे बढ़ाकर 6 वर्ष का कर दिया। ये भी किसने में हुआ? इसी 42वें संशोधन के तहत 1976 में। हालांकि बाद में 48वां संशोधन होता है 1978 में, जहां पर इसे वापस 6 से 5 कर दिया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो भारत के संविधान की आत्मा ये बोला था अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है, जिसमें जब किसी के मूल अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। इसी को बोला था डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा। वैसे संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, संविधान का हृदय किसको बोला जाता है? ये प्रस्तावना को बोला जाता है। लेकिन अगर अंबेडकर का नाम लेकर पूछेगा तो आप आर्टिकल 32 को बताएंगे, ठीक है, और नॉर्मली पूछेगा आप प्रस्तावना को बताएंगे, ठीक है। विंडोज निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो विंडोज क्या है? विंडोज आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने बताना है। सही आंसर है आपका MS ऑफिस। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कंप्यूटर के ऊपर ऑलरेडी एक मास्टर वीडियो बना हुआ है जिसमें हमने कंप्यूटर की सभी जनरेशन को लेकर के, कंप्यूटर की हिस्ट्री को लेकर के, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस को लेकर के, कंप्यूटर प्रोग्राम को लेकर के, कंप्यूटर के जो MS ऑफिस है और इसके अंदर जो फुल फॉर्म्स हैं, जो शॉर्ट कीज़ हैं, उनको लेकर के, ऑपरेटिंग सिस्टम, सभी को उस मास्टर वीडियो में कवर किया है। 1 से 1.5 घंटे का वो वीडियो और पूरा कंप्यूटर आपका उस सिंगल वीडियो में टू द पॉइंट्स के माध्यम से कवर हो जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, आपको वहां पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है रोम क्या है? तो रोम की बात हो रही है यहां पर। जो रीड ओनली मेमोरी है ये आपकी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट आउटपुट आपसे पूछे जाते हैं और इसी प्रकार के प्रश्न अगर आप देखेंगे, अगर आपने यूकेएसएससी का भी पेपर दिए होंगे, आप पाएंगे कि ऐसा ही लेवल आपको वहां पर भी देखने को मिल जाता है, इसी प्रकार के क्वेश्चन। तो इनमें से इनपुट डिवाइस की बात करें, स्कैनर जो है यहां पर एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन डी, ठीक है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो कुतुब मीनार आपके दिल्ली में है। इसका निर्माण जो शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, 1206 से लेकर 1210 तक वो गद्दी पर बैठा था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू करवाया। खत्म किसने करवाया? जो उसके बाद गद्दी पर आया, इल्तुतमिश, ठीक है। शुरू करवाया पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक, खत्म करवाया इल्तुतमिश, ये आपने ध्यान रखना है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 72.5 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी थी? देखिए, रजिया सुल्तान भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका थी। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका और अंतिम महिला शासिका भी कौन है? रजिया सुल्तान। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। जब इल्तुतमिश का काल खत्म होने वाला था, इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी रजिया सुल्तान को चुना था, ठीक है। उसकी बेटी का ही नाम था रजिया। जब सुल्तान बनी तो साथ में सुल्तान जुड़ गया, तो उसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना था। लेकिन जो उस समय वहां के दरबारी जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि एक महिला उन पर शासन करे। तो जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु होती है वो क्या करते हैं? रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा देते हैं। पूछा जाता है इल्तुतमिश के तुरंत बाद गद्दी पर कौन बैठा? रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। हालांकि बाद में उसकी हत्या कर दी गई और तब कौन गद्दी पर बैठा? रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। कब बैठी? तो 1236 में बैठी और 1240 में इसकी भी हत्या कर दी गई। दोनों बातें आपने याद करनी है, ठीक है। पहला, इल्तुतमिश के तुरंत बाद कौन बैठा, और दूसरा, रजिया सुल्तान का काल कब से कब तक था। तो 1236 में शासिका बनी, 1240 में इसकी हत्या कर दी जाती है। रजिया सुल्तान का विवाह अल्तुनिया के साथ हुआ था, ये भी आपने याद करना है, ठीक है। उसी के साथ ही वापस दिल्ली आ रही थी। रास्ते में इसकी हत्या कैथल के निकट, जो हरियाणा में पड़ता है, कर दी जाती है, ठीक है। मनसबदारी प्रथा
किसने प्रारंभ करी थी? देखिए, मनसबदारी प्रथा की अगर हम बात करते हैं, इसकी शुरुआत अकबर ने करी थी। 1567 के आसपास इसकी शुरुआत अकबर के द्वारा करी गई थी। ठीक है, अकबर के काल को लेकर के, अकबर के महत्वपूर्ण कामों को लेकर के लगातार सवाल बनते हैं। कुछ दिन पहले हमने देखे थे, जल्दी से उनका क्विक रिवीजन करते हैं। अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया? 1562 में। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर अकबर ने कब समाप्त करा? 1563 में। जजिया कर अकबर ने कब समाप्त किया? 1564 में। ठीक है, इबादत खाने की स्थापना अकबर ने कब करी? 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों को प्रवेश की अनुमति ये कब दी? 1578 में। ठीक है, दीन ए इलाही इसकी स्थापना कब करी? 1582 में। ठीक है, और दीन ए इलाही संवत की अगर हम बात करें, इलाही संवत इसे कब शुरू किया? तो अगले साल 1583 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा अंग्रेज मराठा युद्ध, जो प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध था, जिसे हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी कहते हैं, का अंत हुआ था? देखिए, जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध था ये आपके 1775 से लेकर के 1782 तक चला। ठीक है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध। इस समय कौन था गवर्नर अगर हम बात करें? वॉरेन हेस्टिंग, और इसी का काल था। और ये युद्ध समाप्त होता है सालबाई की संधि थे। सालबाई की संधि 1782 में होती है और इसी संधि के माध्यम से पहला आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें, वो 1803 से लेकर 1805 के बीच में लड़ा गया। इस समय गवर्नर कौन था? वेलेजली इस समय गवर्नर था। ठीक है, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि के तहत खत्म होता है? देवगांव की संधि। ठीक है, इसके बाद तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है जो आपके 1817 से लेकर 1819 तक लड़ा जाता है। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद जो मराठा शक्ति थी और जो पेशवा का पद था, वंशानुगत जो पद था, उसे खत्म कर दिया जाता है। इसको ध्यान रखना, पेशवा का पद कब खत्म किया गया? मराठा शक्ति कौन से युद्ध के माध्यम से खत्म हुई? तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से लेकर 1819 तक लड़ा गया। ठीक है, यहां पर अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। तो उसको यहां से उसने अपना समर्पण किया और फिर उसे बिठूर भेज दिया गया, कानपुर के निकट पड़ता है, जहां उसकी मृत्यु हो जाती है 1853 में। ठीक है, और हमने ऊपर पढ़ा था 1853 में ही पेशवा की जो पेंशन थी, जो अंतिम बाजीराव द्वितीय था, जो अंतिम पेशवा था, उसके बाद को मिलनी थी, उसके वंशजों को मिलनी थी, उसे डलहौजी 53 में ही बंद करवा देता है उसके मरने के साथ ही। इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अंतिम पेशवा भी कौन है? बहुत बार आता है। नेक्स्ट है, वह भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए, कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करते हुए जाती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका गुजरात आता है, झारखंड आता है, त्रिपुरा आता है, इनके अलावा आपका राजस्थान है। ठीक है, चौथा राज्य मध्य प्रदेश है, वहां से जाती है, छत्तीसगढ़ है, इसके अलावा बंगाल और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से जाती है। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, इसको ध्यान करेंगे। मैंने पहले भी आपको बोला है कि जब भी आपसे वो कर्क रेखा या जो 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा है, जहां से भारत का जो माध्य टाइम है वो लिया जाता है, इनमें अगर आपको कंफ्यूज करता है वो उड़ीसा को ऑप्शन में देता है। उड़ीसा 82.5 डिग्री देशांतर यहां से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है उसके 8 राज्य हमने देखे। 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ठीक है, ये आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आते हैं। ये दोनों राज्य आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, कर्क रेखा के 8 राज्य और 82.5 डिग्री देशांतर के 5 राज्य। मैक्सिमम आपको उड़ीसा दे देता है कर्क रेखा के साथ, यहां से नहीं गुजरती है कर्क रेखा, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए एक और चीज, 2 राज्य, क्योंकि 8 राज्य कर्क रेखा के हैं, 5 राज्य आपके किसके हैं? अंतर्राष्ट्रीय जो ये तिथि रेखा है जहां से भारत का टाइम लिया जाता है 82.5 डिग्री देशांतर, यहां से 5 राज्य। 2 राज्य ऐसे हैं जिससे कर्क रेखा भी और ये भी दोनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन से? एक है आपका मध्य प्रदेश और एक आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पेज प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों के द्वारा अक्षर और आकृति बनाकर
उच्च गुणवत्ता आउटपुट देता है। कौन सा है? तो वो है आपका लेजर प्रिंटर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बात करें, नॉर्टन क्या है यहां पर? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। जावा एक लैंग्वेज है, टैली आप जानते हैं एक एप्लीकेशन है। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी ब्रिटिश शासन के द्वारा? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, यह हुई थी पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। रेगुलेटिंग एक्ट आप सभी जानते हैं 1773 में आया था और इसी एक्ट के माध्यम से 1774 में बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है, जिसके पहले जो न्यायाधीश थे चीफ जस्टिस वो एलिजा इम्पे को बनाया जाता है और उनके अलावा 3 जजेस यहां पर और थे, जिसमें चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड शामिल थे। ठीक है, तुम्हारे लिए उपन्यास के रचयिता कौन है? तो तुम्हारे लिए इस उपन्यास के रचयिता हैं हिमांशु जोशी। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपरों में आया है। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा 7 जनपदों के साथ लगती है? तो किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ लगती है? देखते ही बताएंगे, पौड़ी गढ़वाल। सबसे ज्यादा जनपदों को टच करने वाला जिला कौन है? पौड़ी गढ़वाल है। इसकी सीमा 7 जनपदों के साथ लगती है। ठीक है, और कौन कौन से हैं वो देखिए। पौड़ी गढ़वाल अगर हम बात करते हैं गढ़वाल मंडल की, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल में टोटल आपके 7 जिले हैं। पौड़ी के अलावा कितने जिले बचे? 6 जिले। इन 6 जिलों में से केवल उत्तरकाशी ऐसा है जो पौड़ी को टच नहीं करता, बाकी गढ़वाल के 5 जिले पौड़ी को टच करते हैं। कुमाऊं की बात करें, कुमाऊं से केवल 2 जिले हैं जो पौड़ी को टच करते हैं, 2 प्रमुख, एक आपका अल्मोड़ा और एक आपका नैनीताल। ठीक है, दोनों को ध्यान करेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? मेधा पाटकर ने चलाया था। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो इंडिया और नेपाल के बीच में काली नदी, जिसे नेपाल में शारदा नदी कहते हैं, ये सीमा बनाती है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच काली नदी को लेकर के जो महाकाली संधि हुई थी, कब हुई थी? ये क्वेश्चन बनता है 1996 में हुई थी। ठीक है, बांध को लेकर के। गूगल क्या है? तो गूगल आप सभी जानते हैं सबसे प्रसिद्ध एक सर्च इंजन है। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका एक वेब ब्राउजर है, जैसे गूगल क्रोम है, आपका ओपेरा मिनी है, ये सारे के सारे क्या हैं? वेब ब्राउजर हैं। जो हमारा कंप्यूटर का मास्टर वीडियो है, हमने उसमें इन एप्लीकेशनों के बारे में, जो आपकी सोशल मीडिया साइट्स हैं जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इनके बारे में भी वहां पर डिटेल में बात करी है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक उपग्रह का उपयोग होता है। तो उपग्रह एक सैटेलाइट का इस्तेमाल किसमें होता है? संचार के लिए भी होता है, मौसम की भविष्यवाणी के लिए होता है, कृषि और वानिकी के लिए भी होता है। इनमें सभी के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना था? तो वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश था नॉर्वे। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देश का पहला डिजिटल राज्य कौन बना था? तो राज्य, भारत का पहला डिजिटल राज्य की अगर हम बात करते हैं, यह बना था केरल। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखिए, यूकेपीएससी ने इस पेपर को 2016 में करवाया था, तो ये क्वेश्चन वहां पर आया। इसके बाद 2018 में एमपीपीसीएस का पेपर हुआ, वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे ध्यान करना है, क्योंकि 16 में भी आया, 18 में भी आया, हो सकता है फिर से पूछ लिया जाए। तो पहला डिजिटल राज्य कौन है भारत का? केरल है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहां स्थित है? तो जैव प्रौद्योगिकी संस्थान ये आपके पंतनगर, उधम सिंह नगर में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है आपके शिवालिक क्षेत्र में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिवालिक क्षेत्र को ही बाह्य हिमालय भी बोला जाता है, हिमालय का पाद भी बोला जाता है। इसके नाम आपने याद करने हैं। मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं, आंतरिक हिमालय को उच्च हिमालय, महान हिमालय, मुख्य हिमालय, और ये सारे नामों से इसे जाना जाता है। ठीक है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, याद करेंगे।
हल्की चिकनी कछारी मिट्टी जो होती है चाय की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में नैनीताल जिले का स्थान क्या है? अब देखिए, 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या के बेस पर पूछा गया है कि नैनीताल में जनसंख्या के आधार पर अगर हम बात करें तो कौन से नंबर पे आता है। इस तरीके के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा जिले हैं नहीं उत्तराखंड में, 13 ही जिले हैं, तो कौन किस नंबर पे है, सबसे ज़्यादा सबसे कम तो हम पढ़ते हैं, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन भी आयोग पूछ चुका है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या में पहले नंबर पर हरिद्वार है, दूसरे नंबर पर आपका देहरादून है, तीसरे नंबर पे उधम सिंह नगर है और चौथे नंबर पे आता है आपका नैनीताल। ठीक है, तो टॉप 4 आपको पता होने चाहिए। नीचे के अगर टॉप 4 की बात करें, सबसे कम जनसंख्या आप में उसमें पहले नंबर पे रुद्रप्रयाग है, उसके बाद रुद्रप्रयाग के बाद दूसरे नंबर पे जहां पर कम जनसंख्या है चंपावत है, फिर आपका बागेश्वर आता है और फिर आपका उत्तरकाशी और चमोली आते हैं। ठीक है, चौथे और पांचवे पे, तो इनको आपने याद करना है। चीन युद्ध 1962 से पहले निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? तो कौन सी जनजाति थी जो तिब्बत से व्यापार का काम करती थी? भूटिया जनजाति। 1962 में चाइना के साथ युद्ध हुआ और तब से व्यापार बंद है। जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगार न देने की शपथ ली थी? आयोग का यूकेएसएससी हो चाहे यूकेपीएससी हो, ये वाला क्वेश्चन सबसे फेवरेट है, बहुत बार आता है। तो जो ये जनता ने द्वारा शपथ ली गई थी कुली बेगार ना देने की 1921 में 13-14 जनवरी बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर। ठीक है, और किसके नेतृत्व में? बद्रीदत्त पांडे। उस समय डेप्यूटी कमिश्नर कौन था कुमाऊं का? डाइबल। ये वहीं पर मौजूद था जहां पर यह सारा कार्यक्रम हो रहा था। तो क्या हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, कोटेश्वर बांध किस नदी पर बना हुआ है? देखिए, कोटेश्वर बांध बहुत बार हम कर चुके हैं, ये आपके भागीरथी पर है और टिहरी गढ़वाल में स्थित है। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ कब स्थापित, कहां स्थापित किया गया था? तो देखिए, उत्तराखंड का जो पहला डेयरी संघ था इसे हल्द्वानी में स्थापित किया गया था 1949 में। ठीक है, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया था? तो ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और यह कब पास हुआ था? यूपी जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में आया था, ऑप्शन ए। ठीक है, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो गढ़वाल मंडल ये बना था आपके 1969 में, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। कुमाऊं मंडल की अगर हम बात करते हैं, कुमाऊं मंडल 1854 में बना था। ठीक है, उत्तराखंड में विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, चाहे आपका पेपर कोई सा भी हो। ठीक है, एसटी जो कैटेगरी है इनके लिए 2 सीटें रिजर्व्ड हैं, एक है आपकी देहरादून की चकराता और एक आपकी उधम सिंह नगर की नानक मत्ता। ठीक है, कौन सा गलत सुमेलित है? तो यहां पर आपने बताना है इनमें से कौन सा गलत है। चलिए इनको देखते हैं। 7 ताल क्या नैनीताल में है? सही है। द्रोण सागर ताल काशीपुर में है, डोडी ताल उत्तरकाशी में है, बिरही ताल आपके चमोली जनपद में है, टिहरी गढ़वाल में नहीं है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? तो कौन सी नदी आती है रुद्रप्रयाग में जो अलकनंदा से मिलती है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहां थी? देखिए, पंवार वंश की अगर हम बात करते हैं, पंवार शासकों की जो पहली राजधानी थी, हम पढ़ते हैं पहली राजधानी इनकी चांदपुरगढ़ थी। ठीक है, उसके बाद इनकी राजधानी देवलगढ़ में जाती है और उसके बाद राजधानी इनकी श्रीनगर में जाती है और फिर राजधानी टिहरी में जाती है। अब क्योंकि यहाँ पर चांदपुरगढ़ नहीं था, देवलगढ़ नहीं था, आयोग ने जो इसका सही आंसर माना उस समय वो श्रीनगर को माना। उसने इस आधार पर माना क्योंकि ऑप्शन में टिहरी भी है, तो इनमें पहले कहां थी? आपका श्रीनगर में थी। लेकिन आपको क्रम याद करना है, सर्वप्रथम चांदपुरगढ़, फिर देवलगढ़, फिर श्रीनगर और फिर टिहरी गढ़वाल। ठीक है, आयोग ने इसे श्रीनगर माना। गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? देखिए, गढ़वाली समाचार पत्र की अगर हम बात करते हैं, गढ़वाली ये आपका 1905 में आया। ठीक है, गढ़वाली और देहरादून से आता था। इसके 3 महत्वपूर्ण संपादक थे। जो इसके पहले संपादक थे उनका नाम गिरजादत्त नैथानी था।
जो दूसरे संपादक बने उनका नाम तारादत्त गैरोला था और इस समाचार के जो तीसरे संपादक थे इनका नाम था विशंबर दत्त चंदोला। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, 1916 में 1905 से ये पत्र शुरू होता है। 1905 से लेकर 1916 तक ये दोनों इसके संपादक रहते हैं, गिरजादत्त नैथानी और तारादत्त गैरोला। 1916 से लेकर के 1952 तक यानी कि बहुत बड़ा कालखंड है, कौन संपादक रहेंगे? विशंबर दत्त चंदोला। ठीक है, तो यहां पे आपको संपादक पूछा, पहला संपादक पूछा होता तो हम गिरजादत्त नैथानी को ढूंढते, वो ऑप्शन में नहीं है, हम विशंबर दत्त चंदोला को टिक करेंगे क्योंकि इसके 3 ही संपादक थे, तीनों के नाम हमने देखे। विशंबर दत्त चंदोला को गढ़वाली पत्रकारिता का पितामह बोला जाता है। ठीक है, एक और चीज, इसी गढ़वाली समाचार पत्र में जो सत्यशरण रतूड़ी थे, सत्यशरण रतूड़ी, उन्हीं की एक बहुत ही फेमस कविता छपी थी, उठो गढ़वालियों। तो इसी के पहले अंक में वो कविता छपी थी। ठीक है, कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड का नायक था? यूकेएसएससी हो, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, आपने देखा होगा, यूकेपीएससी में भी आता है। ठीक है, तो लगभग आप देख सकते हैं क्वेश्चन एक जैसे ही बनते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा डीप आ जाते हैं या थोड़े हल्के हो जाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो पेशावर कांड का नायक था, चंद्र सिंह गढ़वाली, बहुत बार बात कर चुके हैं। 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। अंग्रेज अधिकारी रैकेट था, आंदोलन कर रहे थे अफगानी, किसके नेतृत्व में? खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में। टिहरी किस वर्ष में टिहरी रियासत के स्वतंत्र भारत में विलय हुआ था? तो टिहरी रियासत भारत में विलय हुआ, ये हुआ था 1949 में। ठीक है, डेट सहित आता है इसका, 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलय हुआ था। कौन था राजा टिहरी रियासत का? मानवेंद्र शाह। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड कौन से स्थान पर था? तो 2011 के अनुसार पूछा है, उत्तराखंड 20वें नंबर पे था। ठीक है, ऑप्शन बी। राज्यों के पुनर्गठन 1956 का आधार क्या था? तो राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया, इसका आधार था भाषा, भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? तो टिहरी रियासत का पहला राजा पूछा है सुदर्शन शाह, अंतिम राजा पूछेगा मानवेंद्र शाह। ठीक है, दोनों याद करेंगे। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, कुमाऊं विश्वविद्यालय पूछे चाहे गढ़वाल विश्वविद्यालय पूछे, दोनों आपके एक साथ बने थे 1973 में। ठीक है, 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था? तो 2016 में पहली बार उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा, यह आर्टिकल 356 के तहत लगा था। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड का प्रथम निर्जातीय समूह किसे माना जाता है? ठीक है, तो उत्तराखंड का पहला निर्जातीय समूह यानी उत्तराखंड की पहली प्रजाति, यह माना जाता है कोल को। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड आने वाली पहली प्रजाति किसे माना जाता है? ये कोल प्रजाति को ही माना जाता है। जो शिव प्रसाद डबराल हैं, जिन्हें उत्तराखंड का इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता है, वो भी भारत की और हिमालय की सबसे प्राचीन जाति कोल को ही मानते हैं। ठीक है, प्राचीन ग्रंथों में कोल को क्या बोला गया है? कोल जाति को मुंड या शबर बोला गया है, इसे भी आपने याद करना है। मुंड या शबर किसको बोला है? कोल को बोला गया है पुराणों में। ठीक है, इसके अलावा कोल के बाद आती है किरात जाति। किरातों को स्कंद पुराण में क्या बोला गया है? किरातों को स्कंद पुराण में भिल बोला गया है। ये दोनों आपको याद करना है, भिल किरातों को बोला है, मुंड और शबर कोल को बोला गया है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है? देखिए, पंचायतों के कार्यकाल को लेकर के आपसे क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर तो क्वेश्चन सिंपल बना था क्योंकि केवल आर्टिकल पूछा है। पंचायतों से संबंधित एक महत्वपूर्ण आर्टिकल जो आपको याद करना है 243 का। ठीक है, 243 का जो यह आर्टिकल है बहुत बार पेपर में आता है। इसके अंदर अलग अलग सब आर्टिकल्स हैं, जैसे 243 क, 243 ख, 243 ग, और इस तरीके से पूछता है। एक पेपर में उसने पूछा था कि कार्यकाल बताइए, और सारे के सारे ऑप्शन में 243 था, अंतर सिर्फ क ख ग का था। ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट भी पता होना चाहिए। देखिए, पूरा अगर हम बात करते हैं इनके आर्टिकल और किस आर्टिकल में क्या दिया गया है। आर्टिकल 243 में परिभाषा दी गई है।
आर्टिकल 243 क में ग्राम सभा से रिलेटेड है, 243 ख में ग्राम पंचायत का संगठन है, 243 ग के अंदर जो पंचायतें हैं उनकी संरचना दी गई है, घ में जो आरक्षण है उसकी व्यवस्था है और ड के अंदर पंचायतों की अवधि यानी कार्यकाल के बारे में बताया गया है। ठीक है, सदस्यों के लिए योग्यताएं यह आपके च में दी गई हैं। इसी प्रकार सारे आपको याद करने हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे 243 ट में पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित बात बोली गई है, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। ठीक है, चलिए पंचायतों के ऊपर भी ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, मास्टर वीडियो, जिसमें आपका पूरा पंचायती राज सिस्टम खत्म हो जाएगा। वन लाइनर में भी है और थ्योरी बेस पर भी है, आप उसको देख सकते हैं। राज्य के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए थे? तो 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हुए थे 2008 में। और किसने किए थे? BC खंडूरी ने, भुवन चंद खंडूरी उस समय मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। तो मुख्यमंत्री को मिलाकर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 12 हो सकते हैं। किसी भी मंत्री परिषद में 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन किसी भी हाल में 12 से कम भी नहीं हो सकते। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हिस्सेदारी रखता है? तो सबसे लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर कौन बनाता है भारत के साथ? बांग्लादेश बनाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, नौकरेक आरक्षित जैव मंडल अवस्थित है, कहाँ स्थित है? ये आपके मेघालय में है। ठीक है, नौकरेक जो जैव मंडल क्षेत्र है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, आपके मेघालय में है। शोला वन का संबंध है, तो शोला वन जो है आपके दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से संबंधित है। ज्योग्राफी के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान करने हैं। नेक्स्ट है, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा तांबा होता है झारखंड में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। डोलवी इस्पात संयंत्र ये कहाँ स्थित है? तो डोलवी इस्पात संयंत्र आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। झूम खेती को क्या कहते हैं? तो झूम खेती को, ये क्वेश्चन आयोग ने भी पूछा है, UKSSC ने। झूम खेती को स्थानांतरित खेती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड बांध आपके उड़ीसा में है और ये महानदी पर बना हुआ है। महानदी को उड़ीसा का शोक भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे बंगाल का शोक बोला जाता है दामोदर नदी को, बिहार का शोक बोला जाता है कोसी नदी को, उसी प्रकार उड़ीसा का शोक है महानदी। इसी पर बना है हीराकुंड बांध। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आंशिक रूप से हिमालय और आंशिक रूप से मैदान में स्थित है? तो कौन सा है? उत्तराखंड है। ठीक है, साझा संपत्ति संसाधन भारत में किसके स्वामित्व में आते हैं? तो साझा संपत्ति संसाधन जो होते हैं ये भारत में ग्राम जो होते हैं, गांव जो होते हैं, इनका मालिकाना हक होता है इस पर। ठीक है, FL2 नीति का संबंध किससे है? तो FL2 नीति की अगर हम बात करें तो ये उत्तराखंड में आई थी, उत्तराखंड की शराब नीति से संबंधित है। ठीक है, उत्तराखंड में IIM कहाँ पर स्थित है? तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है IIM 2011 में बना था और ये आपके काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थित है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो जो राज्य का लोक सेवा आयोग होता है ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को देता है। ठीक है, इसको ध्यान करेंगे। नेक्स्ट है और आज का अंतिम प्रश्न है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो मेन सूचना आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा विंसर ईयरबुक सीरीज का। आज हमने 32वां पार्ट यहाँ पे कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे, जिसमें हमने सभी क्वेश्चंस को प्रयास किया कि पूरी डिटेल के साथ कवर करें, जिससे आपकी सारी चीज़ें यहीं पर कवर हम कर जाएं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।